हाँ तो देखो, जंबो क्वेश्चन वन सिंपली मैंने उसमें वो कम्युनिटी पोस्ट में पहला क्वेश्चन अपलोड किया था ना, वो बड़ा सा, जिसमें फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का मिक्सचर था एंड उसमें एक ही क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स का मतलब इंक्लूड हो गया था। मैं उसका सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ सिंपली, है ना। तो देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि द सेंटिनल प्रोटोकॉल, देखो भारी भारी वर्ड्स में नहीं जाने का, सिंपल अपना पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यू आर अ लीड इंजीनियर एनालाइजिंग द स्टार्टअप सीक्वेंस ऑफ द सेंटिनल, एन ऑटोमेटेड रिसर्च स्टेशन, ओके। द स्टेशंस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स सीक्वेंशियल चेन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर डीके, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, थर्मल एक्सचेंज, मैकेनिकल लिफ्टिंग एंड ऑप्टिकल सोनिक सिग्नलिंग। Okay, answer the following questions based on the sequence of events described below. Phase 1, the power source. ओके इसमें रेडियो एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम है। ओके, द स्टेशन इज पावर्ड बाय अ रेडियो एक्टिव थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कंटेनिंग अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 238, अच्छा, जिसका एटॉमिक नंबर है 92 एंड मास नंबर है 238। ओके, the uranium nucleus decays by emitting one alpha particle to form a daughter nucleus thorium. Write the balanced nuclear equation for this decay. अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन लिखनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन, यू से क्या बना हम लोग का, थोरियम बना, और क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस यानी कि 2 4, और इसमें ये कितना इतना था, 92 2 38, और बैलेंस करने के लिए देखो 2 इधर गया तो 90 में से मतलब 92 है इधर, तो 2 इधर गया तो बाकी कितना बचा, 90 बचा, 90 गया इधर, 238 में से 4 इधर है, कितना बचा, 234। अब पूछोगे भैया ये थोरियम कैसे बन गया। बेसिकली अगर हमारा एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा ना, तो हमारा वो भी तो चेंज हो गया ना एलिमेंट, इस वजह से यूरेनियम से थोरियम बन गया ना, 92 से 90 हुआ इस वजह से, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसने अपना मतलब हीलियम का न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन्स हटा के जितना न्यूक्लियस का पार्ट बचा है ना, उसको कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो ये हीलियम का इतना होता है ना एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 2 4, सिंपली उस हिसाब से इक्वेशन लिख देनी है। देन उसके बाद क्या पूछता है, देन उसके बाद कहता है कि द हीट फ्रॉम दिस डीके पावर्स अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। द प्राइमरी कॉइल हैज 200 टर्न्स एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 4000 टर्न्स। अच्छा, यानी कि जो वो है ना क्या, एन वन बोले तो टर्न्स इक्वल्स टू 200 है, और एन टू कितना है, 4000 है। और क्या बताए, इफ द इनपुट वोल्टेज यानी कि V1 कितना है, V1 है 110 वोल्ट्स, एंड कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज पूछा है तो हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, सिंपली, है ना। अब क्या करेंगे, N1 कितना है, ये है 200 अपॉन 4000 इक्वल्स टू V1 कितना है 110 अपॉन V2। अब V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 कितना आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू 110 इंटू 4000 अपॉन 200, है ना। अब इसको करेंगे, जीरो जीरो गया, जीरो जीरो गया, ये गया ये 20, तो ये कितना बन गया, V2 की वैल्यू क्या आ रही है, V2 की वैल्यू आ रही है 1100 इंटू 220, 200, है ना। इस 2200 वोल्ट्स इज अवर आंसर ऑफ V2। यानी कि अब हमें फिलहाल क्या पता चल गया है, पहले हमारा ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल था, फिर ये ट्रांसफॉर्मर का सवाल था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट है, और V2 हमारा कितना आ रहा है, 2200 वोल्ट्स। हाँ तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 2200 वोल्ट्स। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, फेज 2 द सर्किट एंड थर्मल यूनिट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड कैलोरी मीटर का काम है। ओके, द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम फेज 1, अच्छा, जो आउटपुट वोल्टेज आया है इज कनेक्टेड टू अ हीटिंग चैम्बर, अच्छा, कंटेनिंग अ हीटर कॉइल of resistance 440 ohm and a signal bulb of resistance 4400 ohm connected in पैरेलल। ओके, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर बाय दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, देखो क्या बोला, हीटर कॉइल रेजिस्टेंस 440 ओम का, यानी कि ऐसे है, ये है 440 ओम का हीटर कॉइल, ओके। और ये क्या है, सिग्नल बल्ब है, रेजिस्टेंस 4400 ओम का, 4400 ओम का, है ना। एंड इससे क्या कनेक्टेड है,
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है दिस इज अवर वो क्या बैटरी सोर्स की तरह एक्ट करेगा, यानी कि 2200 वोल्ट, दिस इज अवर बैटरी का पावर है ना। तो अब इससे हम लोगों को क्या निकालना है, करंट कितना निकालना, करंट निकालने के लिए इसको पहले सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कौन सा हम करो, सिंपल सा है ना, 440 इंटू 4400 अपॉन 4400 प्लस 440 कितना आ जाएगा, 4840 है ना, 4840, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा, रो कैलकुलेट करके बताता हूँ, है ना, 440 इंटू 4400 डिवाइड बाय 4840, 400, तो ये कितना आ रहा है, 400 ओम, क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने पार्ट का 400 ओम्स आ रहा है। अब पूछा है क्या करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू 2200 अपॉन 400, तो 0 0 गया, 0 0 गया, 4 दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5.5 एम्पियर्स टोटल करंट ड्रॉन, 5.5 एम्पियर्स इससे निकलेगा, है ना, ऐसे 5.5 एम्पियर्स, ओके। फिर उसके बाद क्या गिवन है, क्या पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हो गया, कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन, टोटल करंट भी निकाल लिया, ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर बाय दिस पहले ओके हो गया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड विद द हीटर कॉइल अलोन, हीटर कॉइल ये थी और ये था वो सिग्नल बल्ब, है ना। तो हीटर कॉइल में कितनी पावर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है 1 मिनट में, ओके। इसका मतलब इससे हम लोगों को पहले करंट निकालना पड़ेगा, यानी कि 5.5, इसमें कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है, मान लो गया है I1, इसमें गया है I2, I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 मैंने बताया था ना, I1 इक्वल्स टू सामने वाला रेजिस्टेंस 4400 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4840 इंटू कितना करंट एंटर कर रहा है, 5.5, तो इसमें I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी कैलकुलेट करके देखता हूँ मैं, 4400 डिवाइड बाई 4840 इंटू 5.5, ओके, इसमें ये आ रहा है 5 एम्पियर्स, ये आ रहा है 5 एम्पियर्स, बाकी बचा यानी कि 0.5 एम्पियर्स इसमें गया होगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, पूछा क्या, इलेक्ट्रिकल पावर निकाली, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स, ओके, कंज्यूम बाय द हीटर कॉइल अलोन, हीटर कॉइल ये वाला था, तो इसमें कितना मतलब कंज्यूम किया होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 मिनट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि E इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, अगर करंट के फॉर्म में बताना है तो I स्क्वायर आर टी, ओके, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर कितना आ रहा है, आई स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25, आर इज कितना, आर इज 440, और टाइम क्या है, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ई कितना आ जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, ई कितना आ जाएगा गाय, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 25 इंटू 440 इंटू 60, है ना, ये आ जाएगा 66000 जूल्स, है ना, ये ओ माय गॉड बड़ा सा नंबर, ठीक। ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, जूल क्यों भाई, सर SI यूनिट में रखा है ना, ये एम्पियर में रखा है, ये ओम में रखा है, एंड ये सेकेंड्स में रखा है, तो जब SI यूनिट में सबको रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में ही आता है, सिंपल है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है 66000 जूल, ओके। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है नेक्स्ट, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को पता चल गई है ना, है ना, कितना आ रहा था, ई लिख लें, ई इक्वल्स टू 66000 जूल्स, ओके। नेक्स्ट क्या पूछा था, दिस हीट एनर्जी, अच्छा ये वाली जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी के फॉर्म में गई, ओके, हीट एनर्जी चलो क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, कैलोरीमेट्री में, ओके। तो दिस हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ वेसल कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, assuming no heat loss to the surrounding, determine the final temperature of the water formed, specific latent heat of fusion of ice is 336 joule per gram, specific heat capacity is 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इधर क्या करना है, सबसे पहले इधर क्या करना है कि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, हीट कितनी सप्लाई है,
हीट है 660,000 जूल्स, है ना। आइस को मेल्ट करने में पहले कुछ हीट जाएगी, है ना। आइस को मेल्ट करने में, आइस कितनी है, 100 ग्राम है एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उसमें कितनी हीट जाएगी, उसको हम लोग Q1 करके लिख लेते हैं। Q1 इक्वल्स टू ML, 100 ग्राम इंटू कितना था, वो 336 जूल पर ग्राम, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3360 जूल्स, है ना। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जूल्स बचेगा सिंपली। ओके, तो इतना पार्ट इसमें से इतना पार्ट किधर गया, वो आइस को मेल्ट करने में, यानी कि बाकी बचा पार्ट। अब बाकी कितना बचेगा, 660, इसमें से इसको माइनस कर दो सिंपली, कितना बचेगा, 660,000 माइनस 3360 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 62640 जूल्स, है ना। ये पार्ट जो है अब मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आइस मेल्ट हो चुकी है, यानी कि आइस अब वाटर बन चुकी है। अब दूसरा पार्ट जो हीट का है वो कहाँ जाएगा, वो वाटर को हीट अप करेगा। हीट अप करेगा यानी कि उसका टेम्परेचर रेस करेगा, टेम्परेचर रेस करेगा यानी कि, और इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है कि स्टीम नहीं मानना है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो जितना भी टेम्परेचर आ रहा है उतना मान लेना, यानी कि हम लोग को स्टीम वगैरह वाला केस कंसिडर नहीं करना, यानी कि वाटर को हीट करते रहो सिंपली। तो अब हीट इतनी बची हम लोग के पास, है ना, 62640 जूल्स, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे mc∆t, है ना। m यानी कि वाटर, वाटर कितना है, 100 ग्राम ही है, क्योंकि भाई 100 सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई, तो ये बचा 100 ग्राम वाटर आ गया। अब c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कितना गिवन था, 4.2, है ना, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी हम लोगों को तो फाइंड करना है ना, कि कितना ज्यादा टेम्परेचर रेज हुआ, टेम्परेचर, अरे यार बन जा भाई, हाँ डेल्टा टी। देखो शुरुआत का टी इनिशियल तो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी आइस हुई है मेल्ट, आइस हुई है मेल्ट, यानी कि अभी जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो भी डेल्टा टी आएगा वो फाइनल टेम्परेचर की तरह भी काम करके। चलो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको क्या करेंगे, 6, देखो यहाँ से 0 0 0 0, ये तो गए, बचा 6264 डिवाइड बाय 4.2, है ना। तो है ना, तो क्या आ जाएगा, वो कैलकुलेट करता हूँ, क्या है, 6264 डिवाइड बाय 4.2, ये आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है डेल्टा टी इक्वल्स टू 1491.4 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर चेंज आया सिंपली। तो अब डेल्टा टी में से टी फाइनल कितना है, टी फाइनल हम लोग को फाइंड कर रहे हैं। टी इनिशियल क्या है, टी इनिशियल है 0 मतलब, क्योंकि आई से भी जस्ट मेल्ट हुई थी ना, उसी वही वाला टेम्परेचर ले लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी फाइनल माइनस 0 इक्वल्स टू ये, यानी कि सिंपली टी फाइनली हम लोग का 1491.4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो दिस इज अवर टेम्परेचर वाला आंसर, है ना, कि 1491.4 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन उसके बाद पूछा गया है, चलो इसको हटाते हैं। देन उसके बाद पूछा गया है कि, क्या पूछा है, मैकेनिकल, हाँ, फेज 3 मैकेनिकल एक्टिवेशन, फोर्स वर्क पावर एंड मशीन, द एक्सपैंडिंग स्टीम फ्रॉम द हीटिंग चेंबर पुशेस अ पिस्टन, यानी कि जो भी, मान लो की बात है, ये जो जितने टेम्परेचर पे गया था इससे कुछ स्टीम बनी होगी। मैंने तो पहले तो इसमें लिखा है ना कि अज्यूम कर लो ये स्टीम नहीं बनी, बट एटलीस्ट चलो कोई बात नहीं, स्टीम बन गई, 1491 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच के स्टीम बनी होगी, है ना। फ्रॉम द हीटिंग चैम्बर पुशेस अ पिस्टन विच एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स इक्वल्स टू 600 न्यूटन, फोर्स है 600 न्यूटन टू पुश अ ब्लॉक ऑफ मास, मास कितना है 50 kg अक्रॉस, है ना, अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन यानी कि ऐसा कुछ होगा, ये है रफ इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, द प्लेन इज 10 मीटर लॉन्ग, ये कितना है 10 मीटर लॉन्ग, और क्या गिवन है, एंड राइजेस टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि इसकी 5 मीटर इसकी वर्टिकल हाइट है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, यानी कि इसको ऊपर चढ़ाना है, तो 600 न्यूटन इस पे लग रहा है ऊपर, 600 न्यूटन लग रहा है ऊपर, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू 600 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 10, यानी कि सिंपली 6000
जूल्स सिंपली एज इट इज। और फिर क्या पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो सिंपल सी बात है, इधर प्लस और माइनस का झमेला बता देता हूँ कि देखो 600 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बॉडी की किधर है, ऊपर। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कि इधर आएगा प्लस साइन। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब देखो ग्रेविटी काम करती है कुछ ऐसे कि ग्रेविटी चाहती है कोई चीज नीचे आए, बट अगर कोई चीज ऊपर जाना चाह रही होगी, जैसे कि मान लो की बात है मैं एक बिल्डिंग पे ऐसे बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना, ऐसे बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो हो जाएगा सिंपली वो जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है एंड जितना डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर हुआ है। अब फोर्स किधर लगा, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। तो इधर आ जाएगा माइनस सिंपली, है ना, सिंपल सी बात है। इधर एक माइनस आ जाएगा एफ इंटू हाइट जितना भी होगा। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट, अरे यार लिख दिया भाई, अगेंस्ट। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है कि मैं जिस बॉल को लेके जा रहा हूं, है ना, वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। यानी कि मैं बॉल को ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं, यानी कि मैंने फोर्स लगाया ऊपर 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 ऊपर, ऐसे बॉल गई 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 और मैं चढ़ा भी ऊपर ही रहा हूं, यानी कि तब जो होगा वो फोर्स वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है एफ इंटू एच, यानी कि जस्ट माइनस साइन इसका उल्टा हो जाता है। सिंपल सी बात है, वर्क डन ग्रेविटी क्या हुआ, माइनस एफ इंटू एच। क्यों माइनस क्यों आया, माइनस आया इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है, बॉल जा रही है ऊपर। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब मैं कितना काम कर रहा हूँ बॉल को ऊपर ले जाने में, मैं बॉल पे सिमिलर सा फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ऊपर ले जाओ, बॉल ऊपर गई गई, मैंने फोर्स लगाया एंड कितना ऊपर गई, एच ऊपर गई, तो मैंने फोर्स भी ऊपर लगाया, एच भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। इस वजह से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज प्लस एफ इंटू एच सिंपली, है ना। अब ये इसको हटा देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इधर निकालते हैं। अब देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा है सिंपली, यानी कि बॉल गई है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर, है ना, बॉल गई है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, मैंने फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का, सिंपली आ जाएगा कितना, बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी सेम एज उतना एम जी एच, एम जी एच, है ना। एम जी इज अवर क्या वाला फोर्स, क्या फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि हम अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बॉल को ऊपर ले जा रहे होते और इधर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा होता तो माइनस आता। क्यों माइनस आता, तब आता कि क्योंकि माइनस एम जी एच, तब माइनस क्यों आता है, तब माइनस इसलिए आता क्योंकि माइनस इसलिए आता क्योंकि बॉल जाना चाह रही थी किधर, बॉल जा रही ऊपर, ग्रेविटी किधर खींच रही नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एमजीएच। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस एमजीएच, यानी कि मैं तो बॉल को ऊपर ले जा रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी प्लस एमजीएच सिंपली, ठीक है, ओके। तो अब ये चीज हटा देता हूँ, होपफुली समझ में आ गया। इनकेस डाउट तो वगैरह बता देना, ठीक है। एमजीएच कितना जगह, एम कितना गिवन है 50, जी कितना है, जी इधर 10 ज्यूम करने को बोल रहा है, एच कितना चढ़ा है 5, है ना, 50 इंटू 5, ये पूरा आ जाना चाहिए 2500 जूल्स। सिंपल सी बात है, यानी कि वर्क डन बाय फोर्स इतना हुआ, वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी इतना हुआ 2500 जूल सिंपली, है ना। अब इसके बाद क्या पूछा है, अब इसके बाद पूछा है कि, है ना, एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन, जब बॉल यहाँ सॉरी जब ये जो मैंने किसको चढ़ाया था, एक्सपेंडिंग पिस्टन को यहाँ पे पहुंचाया, है ना, वो ब्लॉक को, सॉरी ब्लॉक को यहाँ पर पहुंचाया, फिर क्या हुआ, एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन द ब्लॉक इज हुक्ड टू अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 5। ओहो, मशीन्स भी आ गई इसमें। यानी कि जब यहाँ पर पहुंचा तब सिंपली हमारा क्या हुआ, हुआ ये कि यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है, कितना गिवन है 5, है ना। और क्या गिवन है, इफ द मशीन इज 80% एफिशिएंसी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी गिवन है 80%, यानी कि हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, एमए। एमए क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 80% ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा 80% ऑफ 5, 4/5, है ना, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली, ठीक। अब इफ द मशीन इज 80% एफिशिएंट, इससे हम लोगों ने चलो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया। कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस 50 kg ब्लॉक फर्दर वर्टिकली। अच्छा, यानी कि अब पूछा क्या है, एफर्ट पूछा, एफर्ट के बारे में। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 4, है ना, और इसमें क्या गिवन है, लोड कितना आ जाएगा, लोड हम कंसिडर करेंगे, लोड यानी कि जितना इसका मास है, ब्लॉक का मास कितना है 50 kg, है ना, 50 kg और इंटू 10। क्यों, लोड बेसिकली फोर्स है ना, तो फोर्स इज मास इंटू
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली, है ना। तो 50 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन सिंपली, है ना। अब ये आ गया लोड, ये आ गया मैकेनिकल। अब पूछा क्या एफर्ट, तो क्या होता है एम ए इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, है ना। अब एम ए की वैल्यू क्या है 4, लोड कितना है 500, एफर्ट कितना है वही फाइंड करना है सिंपली बात, है ना। एफर्ट, तो एफर्ट कितना आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा 500/4, 500/4 मतलब 125 न्यूटन, है ना। ओके यस, दिस इज अवर एफर्ट, जिससे हम लोग का फाइनली यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, चलो देखते हैं, है ना। देखा यही है जंबो क्वेश्चन, सारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रिवाइज होता चला गया साथ ही साथ, है ना। यही सबसे मस्त बात है इसमें। देन इसमें क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है फेज 4 द ऑप्टिकल एंड सोनिक सिग्नल, है ना। वंस द ब्लॉक रीचेस इट्स पोजीशन, ब्लॉक पहुंच गया, चलो इट ट्रिगर्स अ लेजर बीम एंड अ सायरन। अच्छा, ब्लॉक ने क्या किया, एक लेजर बीम और एक सायरन ट्रिगर किया। ओके, द लेजर बीम पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से गया, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे, है ना ये। अब इसका फोकल कॉन्वेक्स लेंस का जो वो होता है क्या, एफ होता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये फोकस जो होता है वो ये होता है ना इधर पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव होता है, एफ इक्वल्स टू, इसमें कितना गिवन है, इसमें गिवन फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्लस 20 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। एंड क्या गिवन है उसमें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कुछ गिवन है ना शायद, कि द लेजर बीम पासेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट सिग्नल कार्ड, जो सिग्नल कार्ड है वो कहाँ रखा है, प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यानी कि मैंने क्या बताया था, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो जो भी मिलेगा उसका पॉजिटिव साइन, और अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के उल्टा जाना पड़ा तब हमें जो भी मिलेगा वो उसका होगा नेगेटिव साइन। तो यू कितना है, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आगे देखो ऐसे गए 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 तो यहाँ पर एफ मिलेगा, यानी फोकस, गए 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 इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन डायरेक्शन सेम सेम सेम, यानी कि एफ विल बी पॉजिटिव। लेकिन इंसिडेंट रेज की गए 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 लेंस तक पहुंचे, फिर वापस आना पड़ा, वापस आना पड़ा, यानी कि अब यू की जो साइन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, माइनस कितना, -30 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है इसमें, is placed in front of the lens, calculate the position and magnification of the image formed on the station's screen। अच्छा, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन पूछा है सिंपली, चलो वो निकाल लेते हैं। तो वो हम लोग का उधर लगेगा कौन सा लेंस फॉर्मूला, 1/v इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, 1/v फाइंड करना है, 1/v माइनस 1/u कितना है, u है -30, u है -30 इक्वल्स टू 1/f कितना है, +20, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस, देखो ये इस साइड जाएगा, देखो माइनस माइनस, ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उस साइड जाएगा तो ओवरऑल फिर से माइनस हो जाएगा, 1/30। तो 1/v कितना आ जाएगा, सिंपली ये इसका एलसीएम हो जाएगा 3, मतलब 60 हो जाएगा, तो 3 - 2/60 यानी कि 1/60, यानी कि सिंपली प्लस 1/60, ये आ गया आंसर। तो v हम लोग का कितना आ जाएगा, v आ रहा है 60 सेंटीमीटर यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर कहीं 60 सेंटीमीटर जहाँ होगा, मतलब स्क्रीन बन रही होगी ना, स्टेशन स्क्रीन, वहां पर हम लोग का इमेज बन जाएगी 60 सेंटीमीटर दूर। और क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली v/u, है ना। v/u होता है इसमें, v कितना है, साइन कन्वेंशन के साथ v आगे आ रहा था तो +60, और u कितना है, u इज हमारा -30, तो ये क्या आ जाएगा, -2, यानी कि -2 का क्या मीनिंग हुआ, माइनस का मीनिंग हुआ कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, और 2 का मीनिंग हुआ कि जो इमेज बनी है वो 2 टाइम्स बनी है, यानी कि जितना भी u का साइज था उससे उसका डबल साइज है हमारी इमेज का, मैग्निफाइड हो गई है ना। एंड माइनस मीन्स कि इन्वर्टेड हो गई, सिंपली साइन एंड ये जो मैग्नीट्यूड है इनका ध्यान रखना है कि माइनस मीन्स इन्वर्टेड, प्लस मीन्स अपराइट, है ना। अगर वन आता है इधर इधर तो 1 मीन्स होता है सेम हाइट का, है ना। 2 सेम हाइट का मतलब, या फिर ये कह सकते हैं कि सेम जितने भी है वो क्या सेम मतलब लेंथ वगैरह, है ना। 2 या फिर 1 से बड़ा आता है दैट मीन्स कि मैग्नीफाइड हो गया ऑब्जेक्ट, अगर 1 और 1 से छोटा है दैट मीन्स कि डिमिनिश हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपली ऐसे ऐसे याद, ये चीजें याद रखनी है। एंड ओवरऑल इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाँ, इफ द लेजर, अच्छा जो लेजर है इसको हटाओ पहले, हम्म
पढ़ाओ क्या पूछा, इफ द लेजर वर रिप्लेस्ड बाय अ व्हाइट लाइट, अच्छा व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देते अगर लेजर को पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अच्छा एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को हम पास कराते हैं, सिंपली यही लिखा है ना। तो थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विच कलर वो डिविएट द मोस्ट, ओके तो हमें ये तो पता है ना कि डिविएशन किसमें क्या होता है, कि अगर ऐसे बनता है ना, जैसे ऐसे ऐसे, तो नीचे सबसे बनता है वी, फिर आई, फिर ऐसे ऐसे चल के आर, मतलब सबसे ऊपर बनता है रेड, तो सबसे ज्यादा डिविएट कौन किया, लाइट आई ऐसे, एंड सबसे ज्यादा मुड़ा वायलेट, यानी कि वायलेट इज अवर कलर जो सबसे ज्यादा डिविएट करता है ना, वायलेट कलर हमारा सबसे ज्यादा डिविएट करता है ना। और क्या पूछा, एक्सप्लेन वाई बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, अच्छा क्यों, ये भी पूछा है कि क्यों मतलब ये सबसे ज्यादा डिविएट करता है, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली जो होता है वायलेट, जो वायलेट कलर होता है ना, उसकी सबसे सबसे होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसकी होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 नैनोमीटर इन टर्म्स ऑफ वो क्या विजिबल लाइट के टर्म्स में ना, विजिबल लाइट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, ये विजिबल लाइट की बात हो रही है सिर्फ, विजिबल लाइट वी आई विब्योर में सिर्फ है ना, विजिबल लाइट, ओके। तो वी की जो होती है वायलेट की होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये हमारा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा बेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा बेंड होगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिविएट होगा, यानी कि दैट्स व्हाई जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा बेंड होगा, उतना ज्यादा डिविएट होगा, यानी कि ऐसे गया और ज्यादा डिविएट हो गया, तो वायलेट कलर विल बी डिविएटेड द मोस्ट, इसलिए हायर म्यू मींस ग्रेटर डिविएशन, जितना ज्यादा मतलब हमारे म्यू होगा यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डिविएशन होगा, इस वजह से जो वायलेट होता है हम लोग का सबसे ज्यादा डिविएट कर जाता है, सिंपली है ना। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला पार्ट भी। फिर उसके बाद क्या बात आती है कि साउंड वाले बात है ना, कि द सायरन एमिट्स अ ब्लास्ट, सायरन ने एक ब्लास्ट किया, जो सायरन था उसने एक ब्लास्ट भी किया, वो आराम से जोर से है ना। तो एन एको इज हर्ड फ्रॉम अ नियर बाई क्लिफ आफ्टर 1.5 सेकंड्स, अच्छा तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1.5 सेकंड्स, सायरन से गया, क्लिफ तक गया और वापस भी आया है ना। तो ये डी डिस्टेंस इधर कवर किया, डी डिस्टेंस वापस कवर किया, ऐसे है ना। तो टाइम कितना लगा 1.5 सेकंड्स, डिस्टेंस कितनी कवर करी 2d, है ना, है ना। और इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड, है ना। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टेशन, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टेशन क्या हो जाएगा 2d अपॉन टी, 2d क्यों लिया भाई, 2d मतलब इधर d गया एंड d वापस आया, इस वजह से 2d लिया गया, रट्टा मत मार के बैठ जाने की 2d हमेशा होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस फंसा भी देते, समझ में आया। तो इसमें यहाँ से अगर सायरन बाजा तो क्लिफ तक गया एंड वापस आया, एको इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी है 340, है ना। अब इसको करेंगे 2d अपॉन टाइम कितना है 1.5 इंटू 3 इक्वल्स टू 340, तो 2d यानी कि d इक्वल्स टू 340 अपॉन 2 इंटू 1.5, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी क्लिफ से, डिस्टेंस आ जाएगी सिंपली हमारी उतनी क्या, ओई ये 2 से जाएगा सिंपली 170 इंटू 1.5 170 प्लस 85 सिंपली 255 meters is our final आंसर की डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द, मतलब ये सायरन वगैरह इतनी आ गई। एंड फॉर दैट हमारा पहला जंबो क्वेश्चन इज एंडिंग, मतलब हमारा पहला जंबो क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर लिया है, रेडियो एक्टिविटी भी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ट्रांसफॉर्मर वाला भी हो गया, है ना, पैरेलल वाला चीज भी हो गई, वो पैरेलल सर्किट वाला, है ना। हाँ, तो पैरेलल सर्किट वाला भी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला भी हो गया, देन उसके बाद हीट का कैलोरीमेट्री वाला पार्ट भी हो गया, देन उसके बाद क्या क्या हो गया, फोर्स एंड वर्क रिलेटेड भी हो गया, देन मशीन्स का मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एफिशिएंसी ये भी हो गया, रिफ्रैक्शन का वो भी हो गया, क्या जो वाला फॉर्मूला था कौन सा, लेंस फॉर्मूला एक्सेट्रा,
मैग्निफिकेशन भी होगा, इन्वर्टेड भी बता दिया, मैग्नीफाई 2 टाइम्स, ये सब बता दिया। स्पेक्ट्रम रिलेटेड भी होगी, कौन ज्यादा डिविएट करेगा, क्यों डिविएट करेगा, वो भी बता दिया। एंड साउंड का भी फाइनली एको वाला पार्ट जो था उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। एंड ये जंबो क्वेश्चन जो था इससे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रिवीजन होता चला गया साथ ही साथ हमारा, है ना। तो दिस वाज वेरी बेनिफिशियल, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बट इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, यानी कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी मतलब इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ यार चलो हम लोग, मुझे एक क्वेश्चन से सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट कुछ याद आता चला गया, है ना। तो इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, है ना। एंड होपफुली ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एंड जैसा भी आंसर आया होगा कोई बात नहीं, गलत होगा तो सीखने की कोशिश करो, सही आया होगा तो वेरी गुड, है ना। एंड बाकी ये क्वेश्चन वाज नॉट टफ बट लेंदी। लेंदी क्यों, बहुत सारी चीजें करनी थी इसमें, एक एक करके एंड कुछ चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड थी, है ना। इस वजह से ये थोड़ा सा मे बी लेंदी होगा, बट देखो आधा घंटा तो मुझे ही सॉल्व करते हो गया, इस वजह से लेंदी है, बड़ी ट्रिकी नहीं है, टफ नहीं है, सिंपल हो जाएगा, है ना। इससे प्रैक्टिस करते रहो, डन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।